नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का टॉपिक लिया है वाक्य। दोस्तों, ये टॉपिक हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। पूरे समर्पित भाव से इस टॉपिक को तैयार किया गया है। ये क्लास देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। वाक्य पहले देखेंगे। वाक्य की परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अब देखेंगे वाक्य के अंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो मुख्य अंग हैं। तो सबसे पहले हम अंग होते कौन कौन से हैं ये देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है इसमें उद्देश्य। उद्देश्य की पहले परिभाषा देखें। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह क्या कहलाता है? उद्देश्य। और उद्देश्य को ही साथियों कहते हैं कर्ता। उद्देश्य को ही क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ये ध्यान रखना है। क्रिया का कर्ता ही उद्देश्य होता है, परंतु यदि उद्देश्य के साथ, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरी चीज है, उद्देश्य के साथ अन्य पद या पदबंध आ जाए तो उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। तो उद्देश्य का विस्तार किसे कहा जाता है? कि उद्देश्य के साथ या अन्य पद आ जाए या पदबंध आ जाए तो उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। अब इसमें समझेंगे हम, इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। नीचे उदाहरण दिया वो देखें। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो प्रशांत यहाँ पे क्या है? प्रशांत है, वो उद्देश्य कह सकते हैं। ये उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। और इसको क्या बोल सकते हैं? कर्ता भी कह सकते हैं, उद्देश्य भी कह सकते हैं और कर्ता भी कह सकते हैं। तो कर्ता है वही क्या है? उद्देश्य है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि परंतु यदि उद्देश्य के साथ अन्य पद या पदबंध आ जाए तो वो उद्देश्य का विस्तार होता है। तो ये जो कर्ता से पहले जो मेरा भाई है, ये क्या है? ये आ जाएगा यहाँ पे कर्ता का उद्देश्य। ये क्या आ जाएगा? कर्ता का उद्देश्य। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन दे के आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा उद्देश्य है। वाक्य दे दिया, वाक्य में पूछ लिया उद्देश्य कौन सा है, तो उद्देश्य कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रशांत। और अगर पूछे कि कर्ता का उद्देश्य बताइए या कर्ता का विस्तार बताइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कर्ता का उद्देश्य या कर्ता का विस्तार। कर्ता का विस्तार। कर्ता का क्या आ जाएगा? विस्तार। ये ध्यान रखना है अपने को। फिर आगे देखें विधेय। विधेय क्या कहता है? देखिए, कर्ता के बाद आने वाले पद विधेय कहलाते हैं। तो विधेय का मतलब यहाँ पे क्या है साथियों? क्रिया से है। विधेय का मतलब किससे है? क्रिया से। क्रिया को ही विधेय बोलते हैं। तो कर्ता के बाद आने वाले, तो इसका मतलब प्रशांत के बाद जो भी पार्ट बचेगा वो किस में आ जाएगा? विधेय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? विधेय में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार आते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विधेय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, कौन सा आता है। तो कौन कौन सी चीज़ आती है? एक तो क्रिया का विस्तार आता है और कर्म का विस्तार आता है। तो क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार है, वो किस में आते हैं? वो विधेय के अंतर्गत आते हैं। अब देखें यहाँ पे पुस्तकें क्या है? पुस्तकें कर्म है और कर्म का विस्तार क्या है? ये धार्मिक क्या है? ये है कर्म का विस्तार। इसको क्या बोलेंगे? कर्म का विस्तार। ये ध्यान रखना है। फिर इसमें पढ़ता है। पढ़ता है, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं विधेय भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? क्रिया भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? क्रिया भी बोल सकते हैं। पढ़ता है। अब पढ़ता है या क्रिया है, इसका विस्तार क्या है? तो वो हो जाएगा, क्रिया का विस्तार क्या हो जाएगा इसमें? अधिक। तो ये हो जाएगा क्रिया का विस्तार। क्रिया का विस्तार। अब अपने को ध्यान क्या करना है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछे कि इस वाक्य में क्रिया का विस्तार बताइए तो अपने को क्या करना है? धार्मिक पुस्तकें से लेकर के अधिक पढ़ता है, ये जो पूरा पार्ट है ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा विधेय के अंदर। विधेय का विस्तार है। ये किसका विस्तार है? क्रिया का विस्तार, या इसको विधेय भी बोल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना। वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य, तो उद्देश्य में क्या होता है? उद्देश्य किसको कहते हैं? कर्ता को। वाक्य में जो कार्य करता है, काम करता है, वाक्य कुछ कहा जाए वो क्या है? उद्देश्य। और
इसमें दूसरा क्या ध्यान रखना अपने को कि यदि उद्देश्य के साथ अन्य पद या पदबंध आ जाए तो ये प्रशांत यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है, और उद्देश्य से पहले क्या आ गया, तो ये आ गया कर्ता का विस्तार। इसको क्या बोलेंगे, मेरा भाई है, ये क्या आ जाएगा, कर्ता का विस्तार आ जाएगा। ठीक है। फिर देखिए विधेय, विधेय किसे कहते हैं, विधेय जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और विधेय के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, वो आती है वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है या क्रिया का विस्तार है, कर्म है या कर्म का विस्तार है। जैसे धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो ये जो है ये जो पूरा पार्ट है धार्मिक के पुस्तकें से लेके अधिक पढ़ता है यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, क्रिया का विस्तार या विधेय का विस्तार कहलाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखें, अब देखेंगे वाक्य, वाक्य कितने होते हैं, तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पे, क्या होता है, अर्थ के आधार पे, और दूसरा है रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य कितने होते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। और रचना के आधार पे कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 8 कौन कौन से हैं, विधानार्थक वाक्य और निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। ये तो हैं 8 हैं, वो अर्थ के आधार पे हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, अर्थ के आधार पे वाक्य कितने होते हैं, कौन सा नहीं है, अर्थ के आधार पे कौन सा वाक्य नहीं है, ये भी पूछ सकता है। और रचना के आधार पे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं, और दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। आगे देखें, अब पढ़ेंगे हम रचना के आधार पे वाक्य कौन कौन से, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे। रचना के आधार पर वाक्य, तो सबसे पहले हमने लिया है, वो लिया है साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य को दूसरा क्या बोल सकते हैं, सरल वाक्य भी बोला जा सकता है, सरल वाक्य। ठीक है। आगे देखें, साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो। एक उद्देश्य का मतलब, यहाँ पे उद्देश्य का मतलब क्या बताया था आपको, कर्ता, तो एक कर्ता हो, या विधेय का क्या मतलब बताया था, क्रिया, तो क्रिया क्या हो, एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पे, सचिन ने छक्का लगाया, सचिन ने छक्का लगाया, तो यहाँ पे सचिन क्या है, कर्ता, और इसी को क्या बोलेंगे, उद्देश्य, इसी को क्या बोलेंगे, उद्देश्य। और लगाया ये क्या है, ये आ जाएगा यहाँ पे विधेय, और विधेय को ही क्या बोलते हैं, क्रिया, और उद्देश्य को ही क्या बोलते हैं, कर्ता, ये ध्यान रखना है। अब नोट करने वाली बात है, विशेष बात जो ध्यान रखनी है अपने को, इम्पोर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे, कि वाक्य में कर्ता, वाक्य में कर्ता एक से अधिक हों, वाक्य में कर्ता एक से अधिक हों और उनकी क्रिया एक हो, तो गणना केवल एक उद्देश्य के रूप में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनना आप आराम से। जैसे उदाहरण लिया हमने, राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे और दे दिया, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें संयुक्त वाक्य करेंगे, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और इसके अलावा दूसरा विशेष बात क्या थी कि जो कर्ता वो एक से अधिक हो सकता है, लेकिन क्रिया है वो एक ही होगी। तो ये तीनों जो हैं, राम श्याम और मोहन, ये क्या है, ये यहाँ पे हैं उद्देश्य, और उद्देश्य इनको क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा, लेकिन कर्ता क्या है, एक से अधिक है। और क्रिया क्या कर रहे हैं, लेकिन क्रिया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूल बात यह है कि क्रिया यहाँ पे एक ही है, मतलब विधेय यहाँ पे क्या है, एक है। तो यही बात तो यहाँ पे कर रहे हैं हम, कि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो, एक से अधिक है यहाँ पे, और उनकी क्रिया क्या हो, एक हो, खेल रहे हैं, ये एक ही है क्रिया। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उद्देश्य की जो गणना करेंगे वो इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक ही मानेंगे, एक ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं, तो इसमें कितने उद्देश्य हैं, 1 2 3, या पूछा जा सकता है राम श्याम मोहन, राम श्याम और मोहन। तो अपने को क्या क्या करना है कि उद्देश्य है वो एक ही माना जाएगा, राम श्याम और मोहन, तो उद्देश्य इसमें कितने, एक ही हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी इसमें याद करने वाली या नोट करने वाली बात क्या है, वो देखें, वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक, वाक्यांश उद्देश्य के रूप में आ सकते हैं। अब उदाहरण के द्वारा समझें, वह पढ़ रहा है, तो वह क्या है, यहाँ पे ये सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम किस में आ गया, ये आ गया उद्देश्य में। ये किस में आ गया, ये सर्वनाम है, और ये किस में आया है,
उद्देश्य में। अभिमानी है तो ये विशेषण, अभिमानी आदर नहीं पाते, क्या है ये विशेषण है, विशेषण है। लेकिन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्या है, विशेषण का क्या हो जाएगा, उद्देश्य, ये भी उद्देश्य है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, उद्देश्य होगा। खेलना हितकर है, अब खेलना क्या है यहाँ पे, खेलना क्या है, क्रियार्थक, तो ये क्रियार्थक है। वाक्य में क्या दिख रहा है आपको, क्रियार्थक, लेकिन ये किस में आएगा, उद्देश्य में। इस वाक्य में ये क्या है, उद्देश्य है। खेलना हितकर है, इस वाक्य में खेलना क्या है, उद्देश्य है। और इस वाक्य में अभिमानी क्या है, उद्देश्य है। वह क्या है, ये भी उद्देश्य है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे देखें, दूसरा हमने लिया इसमें संयुक्त वाक्य। दूसरा है साथियों अपना संयुक्त वाक्य। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक मानी जोड़ने वाले से जुड़े हुए हों। अब देखें कैसे, इसकी पहचान क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी पहचान के लिए क्या करना आपको, कि ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तथा वाक्य के अंदर अगर तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, इस तरीके के अगर आपको शब्द मिलते हैं तो वो निश्चित रूप से संयुक्त वाक्य होगा। कैसे, उदाहरण के तौर पे देखें, बादल छाए और वर्षा होने लगी, यहाँ पे क्या आ गया, और आ गया, और से जुड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान क्या करना है, दो ये क्या है, साधारण वाक्य हैं, बादल छाए वर्षा होने लगी, तो ये अलग है, स्वतंत्र वाक्य ये अलग है और ये अलग है, और दोनों को हमने किससे जोड़ दिया है, संयोजक शब्द से। और संयोजक शब्द इसमें क्या है, और से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बादल छाए और वर्षा होने लगी, तो दो साधारण वाक्यों को हमने क्या कर दिया, और से जोड़ दिया। दूसरा उदाहरण देखें, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना, तो यहाँ पे भी क्या है, पहला है मैंने उसे बहुत समझाया और वह नहीं माना, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, परंतु से जोड़ दिया है। चाय लोगे अथवा कॉफ़ी, चाय लोगे अथवा कॉफ़ी, तो यहाँ पे अथवा क्या आ गया, ये पहचान के लिए हमें मिल गया। तो यहाँ पे करना क्या है अपने को, कि तथा मिल जाए, एवं मिल जाए, या मिल जाए, अथवा मिल जाए, और मिल जाए, परंतु मिल जाए, लेकिन, बल्कि, अतः, ये कुछ ऐसे शब्द हैं अगर आपको ये वाक्य के अंदर मिलते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आया है पहले, तो इसके बारे में विशेष तौर से हम ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए, यदि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों के साथ कोई आश्रित उपवाक्य जुड़ा हो तो वह भी संपूर्ण वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। क्या कहा, कि दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जब कोई आश्रित उपवाक्य से जुड़े हों तो वो संपूर्ण वाक्य क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। अब देखिए इसमें कैसे पूछा है, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। अब और क्या है, ये तो हो गया संयुक्त वाक्य, और किससे जुड़ा है, संयुक्त से। और ये क्योंकि आ गया तो ये किससे है, मिश्रित वाक्य से। तो दोनों में क्या आ गया, एक में संयुक्त से, और एक तो संयुक्त है और एक मिश्रित, दो आ गए इसमें। तो कंफ्यूज करने के लिए कि इसमें अब है क्या, ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन आपको मिल सकता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, कोई भी नहीं। तो अपने को करना क्या है, ये विशेष तौर से बात क्या ध्यान रखनी है, कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों के साथ कोई आश्रित उपवाक्य जुड़ा हो तो वो संपूर्ण वाक्य ही किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। तो हम क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य करेंगे। इसमें क्या आएगा, संयुक्त वाक्य आएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ पे संयुक्त और मिश्रित दे दे, या मिश्रित संयुक्त दे दे, या संयुक्त संयुक्त दे दे, इस तरीके से भी दे सकता है, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, संयुक्त और मिश्रित कर देंगे। अगर ये ना दे, ऑप्शन ये रख दे केवल कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, कोई नहीं, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, संयुक्त वाक्य करना है। ऐसे वाक्य किस में रखे जाएंगे, संयुक्त में रखे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे वाला उदाहरण, वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है। तो वह आया, ये किससे जुड़ा है,
तो वह आया, ये क्या है? ये तो एक स्वतंत्र वाक्य है। क्या है? ये स्वतंत्र वाक्य है। और ये क्या है? और है, ये क्या आ जाएगा? संयोजक शब्द है। ये क्या है? संयोजक शब्द है। और आ गया तो इसका मतलब इसमें क्या है? कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। ये संयुक्त वाक्य है यहाँ पे। अब आगे देखें, उसने देखा, ये क्या है? प्रधान वाक्य है। ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। जुड़ा किससे है? की से। तो ये हो गया मिश्रित। ये किस में आता है? ये मिश्रित में आता है। कि भीतर कोई नहीं है, कि भीतर कोई नहीं है। तो भीतर कोई नहीं है, ये क्या है? ये आश्रित उपवाक्य है। इसको बोलेंगे आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य ये हम मिश्रित वाक्य में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इस तरीके का वाक्य आ जाए कि वह जो और से भी जुड़ा हो और की से भी जुड़ा हो, मतलब कहने का मतलब संयुक्त भी हो उसमें और मिश्रित भी हो, तो वो दोनों अगर साथ आ रहे हो तो हम क्या मानेंगे? हम उसको संयुक्त वाक्य ही मानेंगे। ये ध्यान रखना है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है पहले। सेकंड ग्रेड में ये तो किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना अपने को। आगे देखें, तीसरा हमने लिया है मिश्रित वाक्य। तीसरा लिया है मिश्रित वाक्य। पहले परिभाषा देखेंगे। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या करनी है? अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहचान के लिए क्या है? आपको वाक्य में शब्द मिल सकते हैं कि, जो, जिसे, जिसकी, यदि, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब, ज्यों, त्यों, जहाँ, वहाँ, है ना? इस तरीके से यद्यपि, ये ऐसे शब्द हैं जो अगर आपको किसी वाक्य के अंदर मिलते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ऊपर आया है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, तो ये होते क्या है पहले ये देखेंगे। पहले देखेंगे हम प्रधान उपवाक्य क्या चीज़ है। जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो। किससे बना हो? मुख्य उद्देश्य का मतलब उद्देश्य क्या कौन होता है? कर्ता। तो मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया से बना हो, वो क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य कहलाता है। ये ध्यान रखना है। दूसरा, आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? आश्रित उपवाक्य देखिए साथियों, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, सहारे रहता है। ठीक है। अब देखें, उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसको। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, यहां पे ये पूरा वाक्य है। ये तो क्या है? ये पूरा वाक्य है। ये तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रधान उपवाक्य। ये क्या कहलाएगा? ये पूरा वाक्य कहलाएगा प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। कि सदा सत्य बोलो, सत्य बोलो, कि सदा सत्य बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गांधी जी केवल पूछने, वो एग्जामिनर के पूछने पे डिपेंड करता है कि इस वाक्य में आपसे उद्देश्य भी पूछ सकता है। तो अगर उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य क्या आ जाएगा? गांधी जी। तो ये हो जाएगा उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। और अगर ये पूछ ले कि इसमें विधेय कौन सा है, तो विधेय क्या हो गया? ये कहा, इसको क्या बोलेंगे? विधेय। और विधेय क्या है? क्रिया। क्रिया ही क्या है? विधेय। ये ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जा सकता है। ये अपने को इस तरीके से छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखनी है। अब इसमें विशेष बात जो अपने को याद रखनी है या ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रधान उपवाक्य में क्रिया मुख्य होती है। प्रधान उपवाक्य में, ये प्रधान उपवाक्य है और इसमें क्रिया क्या है? कहा। ये क्या होती है? मुख्य होती है। और आश्रित उपवाक्यों का आरंभ या प्रारंभ भी कह सकते हैं, प्राय किससे होता है? की से, जो से, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। तो आश्रित उपवाक्य जब प्रारंभ होते हैं, जब जुड़ते हैं, तो वो किससे? की से, जो से, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। अब देखिए ऊपर देख लें फिर से उदाहरण इसमें कि गांधी जी ने कहा कि, तो की किससे आ रहा है? तो ये क्या आ गया? आश्रित उपवाक्य से पहले आ रहा है ये की। ऐसे इसमें देखो जिसने, ये आश्रित उपवाक्य से पहले आ रहा है। ये वही आदमी है जिसने
चोरी की थी। तो यहाँ पे जिसने चोरी की थी तो ये पहचान हो गई, जिसने की, या आपको जो मिल जाए, जिसे मिल जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इस तरीके के उदाहरण इसी में आते हैं। किस में आते हैं? वो मिश्रित वाक्य में आते हैं, और ये अपने को उससे जुड़ते हैं। आश्रित उपवाक्य का आरंभ है या प्रारंभ है वो किससे? की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। अब देखें कि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो संज्ञा उपवाक्य, एक विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो साथियों, आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर पसंद आई हो तो साथियों लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसको सबसे हटके करवाने वाला हूं। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय हिंद,